तो स्टार्ट करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन का पहला बिग ओ नोटेशन। ठीक है, तो ये है बिग ओ नोटेशन। इसमें हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन में हम लोग पढ़ेंगे बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, बिग थीटा नोटेशन, स्मॉल ओ, स्मॉल ओमेगा। तो पहला है हमारा बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन में क्या हो रहा है, देखो इसका बिग ओ नोटेशन को सिंबल से जो रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज बिग ओ, और इसका जो ऑपरेटर है दैट इज स्मॉलर देन इक्वल टू। ऐसा होता है, मैंने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया है। अब मैं बताता हूँ कि बिग ओ नोटेशन होता क्या है। तो लेट f of n and g of n be two positive functions। और क्यों पॉजिटिव फंक्शंस? क्योंकि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिथम के लिए वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए हमेशा पॉजिटिव फंक्शन को ही हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब मानो कि अगर हम ऐसा बोले कि इफ f of n इज बिग O ऑफ g of n, ये मेरा बिग O है। इफ f of n इज बिग O ऑफ g of n, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? मैथमेटिकली अगर बात करें, इसका मतलब ये हुआ, वो ऑपरेटर क्या था? स्मॉलर देन इक्वल टू था ना ऑपरेटर, ये देखो स्मॉलर देन इक्वल टू, वही ऑपरेटर को यूज किया गया है यहाँ पे, वही ऑपरेटर को यूज किया गया है यहाँ पे कि f of n इज स्मॉलर देन इक्वल टू g of n, और यहाँ पे c एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन हुआ है। ये देखो, ये ऑर्डर को घटा हटाए ना तो स्मॉलर देन इक्वल टू सी आ गया इसके बदले, ये इसके बदले स्मॉलर देन इक्वल टू और ये सी इससे रिप्लेस हो गया। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि f ऑफ n स्मॉलर देन इक्वल टू g ऑफ n होगा, और ये c एक कांस्टेंट है यहाँ पे, और ये बोल रहा है उस कांस्टेंट का कुछ हेल्प ले लो और ऐसा प्रूफ कर दो कि f ऑफ n स्मॉलर देन या इक्वल टू है g ऑफ n का। और अगर हेल्प लेना है तो सिर्फ कांस्टेंट का हेल्प लो, सिर्फ कांस्टेंट का हेल्प लो। इसलिए ये यहाँ पे सी एक कांस्टेंट यूज किया गया है। और क्या दिया हुआ है, ये डिस्क्रीट मैथ्स का सिंबल है फॉर ऑल। ये जो है ना, ये फॉर ऑल के लिए यूज करते हैं, फॉर ऑल, फॉर ऑल एन, सारा एन के लिए। एन क्या है हमारा? ये इनपुट्स है, इनपुट्स टू एल्गोरिथम। जो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 लाख 1 करोड़ जो भी इनपुट होगा ना, वही है एन। एल्गोरिथम में जो भी इनपुट डालते हो वही है एन हमारा। तो सारा इनपुट के लिए फॉर ऑल एन ये कंडीशन सही होना चाहिए। ये एन, ये देखो यहाँ एन है, यहाँ एन है ना फंक्शन में, यही एन, ये सार जो भी आप एन डालोगे ना, सारे एन के लिए ये ट्रू होना चाहिए ये कंडीशन, तभी हम बोलेंगे कि ये एफ ऑफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन। तो फॉर ऑल एन और एक कुछ कंडीशन है कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। अब ये एन नॉट क्या है भाई? चलो एन तो माने इनपुट था, ये एन नॉट क्या है? तो एन नॉट ना, ये स्टार्टिंग इनपुट, मतलब कि देखो होता क्या है ना कि हम जो अल्गोरिथम को डिस्कस करते हैं, पहले भी बताएं कि लार्ज वैल्यू, एन का जो वैल्यू है वेरी लार्ज मानते हैं, मतलब नंबर ऑफ इनपुट जो है वेरी लार्ज लेके चलते हैं, तभी वो एनालाइज करने में सही रहता है, तभी वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी फंक्शन में आता है। हाँ, लेकिन अगर छोटा वैल्यू लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऑर्डर ऑफ 1 बता सकते हैं, ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट बता सकते हैं। तो n का वैल्यू वेरी लार्ज है, ये जो n का वैल्यू है ना, ये बहुत लार्ज है यहाँ पे, ये n का वैल्यू लार्ज है, वेरी लार्ज, लार्ज n का वैल्यू रहता है यहाँ पे। ये जो n नॉट है, ये जो n नॉट है, ये कुछ नहीं है, ये देखते हैं कि इनिशियल वैल्यू ऑफ n, इनिशियल इनपुट क्या है कि जिसके बाद से ये कंडीशन ट्रू है। देखो हो सकता है कुछ वैल्यू के लिए कंडीशन ट्रू है, फिर आगे गए तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, फिर आगे गए तो फॉल्स हो गया, फिर आगे गए तो इनपुट थोड़ा सा इनपुट को बढ़ाए तो पता चला ट्रू हो गया। तो लास्ट इनपुट कौन सा है जिसके बाद से कुछ भी इनपुट डालो ये ट्रू हो, वही है एन नॉट, वही है एन नॉट। एन नॉट है कि इनिशियल कौन सा वैल्यू ऐसा है इनपुट का जहां से ये कंडीशन अब ट्रू होना स्टार्ट हो गया, उसी को बोलते हैं एन नॉट। और उसके बाद जो भी इनपुट हम देंगे ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए, वही है एन। समझो इस बात को, ये बहुत अच्छे से समझना, ये मैथमेटिकल टर्म जो है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप बिग ओ समझ पाओगे। क्या बोला कि f ऑफ n इज ऑर्डर ऑफ g ऑफ n, तो ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए, f ऑफ n शुड बी स्मॉलर देन c इंटू g ऑफ n, सारा n के लिए, फॉर ऑल n। ठीक है, लेकिन ये जो n है ये स्टार्ट कहां से होगा? ये बोला कि n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। अब एन नॉट क्या बोलता है? एन नॉट बोलता है इनिशियल, ये एन नॉट को हम बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट इनिशियल इनपुट, इनिशियल इनिशियल इनपुट, इनपुट है जहां से ये ट्रू होना स्टार्ट हो गया है।
और उसकी इसलिए ये बोला है n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, कि उसके बाद जो भी इनपुट आप डालोगे ना ये हमेशा ट्रू रहेगा, तो वही है n। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा, एग्जाम्पल में मैं अच्छे से क्लियर करूंगा। तो देखो मैं क्या लिखा हूं इसके बारे में, ये जो n है, ये जो n है, ये जो n है, ये क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स इन एल्गोरिथम। और ये n के बारे में कुछ और भी लिखे हैं, देयर इज ओनली स्टार्टिंग कंडीशन ऑन n। देखो ये स्टार्टिंग कंडीशन है n पे कि ये इससे, ये वाला n नॉट से बड़ा होना चाहिए। तो देयर इज ओनली स्टार्टिंग कंडीशन ऑन n, देयर इज नो एनी एंड कंडीशन ऑन n। कोई भी एंड कंडीशन नहीं है n पे, इट कैन गो टू इन्फिनाइट। आप इन्फिनाइट कर सकते हो, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इनपुट्स टू एनी एल्गोरिथम कैन बी इन्फिनाइट। तो इनिशियल वैल्यू ही है नंबर ऑफ इनपुट का कि वो n नॉट से बड़ा होना चाहिए, और वो इन्फिनाइट तक जा सकता है नंबर ऑफ इनपुट्स, क्योंकि एल्गोरिथम में हम इनपुट्स इन्फिनाइट तक दे सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? और क्या बोला है, और इसी में है कि सच दैट, ये देखो ये देयर एग्जिस्ट का होता है सिंबल डिस्क्रीट मैथ्स में। यहां देखो डिस्क्रीट मैथ्स में ना ये वाला सिंबल होता है फॉर ऑल, और ये देयर एग्जिस्ट होता है, इसका मतलब होता है एटलीस्ट वन, कम से कम वन। ये देयर एग्जिस्ट जो है ना ये होता है एटलीस्ट वन, ये होता है फॉर ऑल वन, फॉर ऑल। एटलीस्ट वन बोलो या सम बोलो, बात बराबर है। तो बोला है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट टू कांस्टेंट, सच दैट देयर एग्जिस्ट टू कांस्टेंट। दो कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? एक तो ये मेरा c, तो c, और दूसरा कांस्टेंट क्या है मेरा n नॉट। ये इनिशियल इनपुट वैल्यू जो है वो भी कांस्टेंट ही है, वो फिक्स रहता है कि यही रहेगा 5 4 3, वो इनिशियल कांस्टेंट। ये दो कांस्टेंट हुआ। और ये बोला ये c जो कांस्टेंट है, इट विल बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, इट कैन बी फ्रैक्शन आल्सो, इट कैन बी 1/2 2/3 0.4 1/2 1/8 1/4 1 2 3, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी फ्रैक्शन, मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और दूसरा कांस्टेंट जो है n नॉट, ये बोल रहा है कि इट शुड बी स्ट्रिक्टली इंटीजर। ये ग्रेटर देन 0 मतलब 1/2 1/4 1/8 नहीं होगा, ये जब भी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और फ्रैक्शन नहीं होगा। ये हम 1.5 नहीं ले सकते, 1.2 नहीं ले सकते हैं, ये 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, एग्जैक्ट इंटीजर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि n नॉट है क्या, n नॉट है हमारा इनपुट, इनिशियल इनपुट टू द एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम में जो भी इनपुट आप डालोगे, आप फ्रैक्शन में नहीं डालोगे ना, कोई इंटीजर डालोगे। 1 दोगे, 2 दोगे, 3 दोगे, 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ दोगे। 1.8 नहीं दोगे, 1.3 नहीं देते हैं। ठीक है, तो मतलब नहीं, सॉरी, ये जो अभी बताया ना 1.2 1.3, ये गलत था, ये गलत हम बता पाए। फिर से सुनो, ये n नॉट जो है ना, n नॉट जो दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ इनपुट्स क्या होगा? हम नहीं बोल सकते ना हाफ इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट हाफ है, नहीं, हम बोल सकते 2 है 3 है 4 है। कुछ इंटीजर में बोलेंगे कि 4 इनपुट दिए हैं, 5 इनपुट दिए हैं, 1 लाख इनपुट दिए हैं, 1,00,000.1 इनपुट नहीं दिए हैं। तो ये n नॉट क्या है? नंबर ऑफ इनपुट है। ठीक है, ये n भी क्या है? ये n भी नंबर ऑफ इनपुट ही है। ठीक है, ये देखो नंबर ऑफ इनपुट था ना, हाँ नंबर ऑफ इनपुट था। तो क्योंकि n नॉट में इनिशियल नंबर ऑफ इनपुट है, तो इसलिए ये इंटीजर रहेगा, ये फ्रैक्शन नहीं रहेगा। और ये c, ये कांस्टेंट है, इट कैन बी फ्रैक्शन, इट कैन बी इंटीजर आल्सो। चलो यहां तक इंटीजर क्या होता है देखो, p/q सच दैट q इक्वल टू 1। q कुछ भी, जिसे 3 बोलते हैं कि ये इंटीजर है, जिसे 3 बोलते हैं कि ये इंटीजर है। तो 3 इंटीजर कैसे होता है? 3 इंटीजर कैसे होता है? 3 को लिख सकते हैं 3/1, 3/1 लिख सकते हैं 3 को, तभी वो इंटीजर है। चलो इस पे अब और नहीं बात करते हैं। और n नॉट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, में क्या लिखेंगे? टू एनालाइज एनी एल्गोरिथम वी नीड एटलीस्ट 1 इनपुट। किसी भी एल्गोरिथम को आप एनालाइज करते हो तो कम से कम एक इनपुट तो डालना पड़ेगा, तभी आप एनालाइज कर पाओगे। अगर इनपुट 0 है, क्योंकि एल्गोरिथम का प्रॉपर्टी क्या था, इट मे टेक इनपुट मे नॉट टेक इनपुट। तो चलो ठीक है, 0 इनपुट तो सही है, बट 0 इनपुट रहेगा तो आप एनालाइज नहीं कर पाओगे फिर एल्गोरिथम को। अगर एल्गोरिथम को एनालाइज करवाना है तो इनपुट तो कम से कम एक तो देना ही पड़ेगा, इसलिए n नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। बहुत सारा रीजन है इसका। ठीक है तो हाँ, यहां तक हो गया। आगे एक और चीज बताते हैं, ये इसी n नॉट के बारे में हम बता रहे हैं कि स्टार्टिंग n वैल्यू, हाँ ये n नॉट का मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये n नॉट वैल्यू क्या है एग्जैक्टली? स्टार्टिंग n वैल्यूज फ्रॉम वेयर वी कैन से कि
कि f ऑफ n स्मॉलर देन इक्वल टू c इंटू जी ऑफ n, ये होल्ड्स गुड, ये होल्ड करेगा। ये n नॉट जो इनिशियल वैल्यू ले रहे हैं ना, दैट इज स्टार्टिंग n वैल्यू फ्रॉम वेयर दिस कंडीशन विल होल्ड गुड, दिस कंडीशन विल होल्ड गुड। और भी कुछ लिखे हैं क्या, देख लेते हैं। इसके बारे में आप देखो, सी के बारे में, कांस्टेंट के बारे में देखते हैं क्या है कि दिस कांस्टेंट वैल्यू गेट्स चेंज्ड प्रोसेसर टू प्रोसेसर, दैट इज कंप्यूटर्स प्रोवाइड्स दिस कांस्टेंट सपोर्ट। हम बताए थे पिछले वीडियो में कि जब ये पोस्ट आईडी एनालिसिस कर रहे थे तो एक कंप्यूटर पे चला i3 पे चलाए तो लिया n/2, i5 पे चलाए तो वो लिया n/4, या i9 पे चलाए तो वो ले रहा है n/16, सुपर कंप्यूटर पे चलाए तो log n टाइम ले रहा है, याद है, लिए थे एग्जांपल। तो क्या होता कि कांस्टेंट का डिफरेंस होता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर, तो ये जो कांस्टेंट का डिफरेंस, कांस्टेंट का जो सपोर्ट मिल रहा है ना, वो प्रोसेसर टू प्रोसेसर ही देता है वो सपोर्ट। देयरफॉर वी कैन से दैट कि कंप्यूटर्स प्रोवाइड दिस कांस्टेंट सपोर्ट्स। हाँ, और भी ये कांस्टेंट का हेल्प से ही हम प्रूव करेंगे, यूजिंग दिस कांस्टेंट c we will prove that f of n is smaller than c into g of n। और भी कुछ बताना है, देखो कांस्टेंट के बारे में एक चीज और बताना है कि इफ यू डोंट वांट दिस कांस्टेंट हेल्प, अगर आपको कंप्यूटर का हेल्प नहीं चाहिए, देन पुट c इक्वल टू 1। आप c का वैल्यू 1 पुट कर दो, तो कोई यहाँ पे अगर c का वैल्यू 1 पुट कर देते हो, c का वैल्यू 1 पुट कर देते हो तो कोई बात नहीं है ना, c का कोई यूज नहीं किया आप, बात तो बराबर है। f of n is smaller than into g of n। आप कांस्टेंट का वैल्यू अगर 1 कर देते हो, अब यूज नहीं, हेल्प नहीं ले रहे हो फिर कांस्टेंट का। चलो, इतना कुछ बताना था मुझे इस वीडियो में इसके बारे में। और भी कुछ बताना है क्या, देख लेता हूँ मैं, जस्ट वेट। चलो हाँ, यहाँ तक ये बताना था। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल में अच्छे से, अभी तक जो भी बताया, अब एग्जाम्पल अच्छे से इसको अप्लाई करेंगे।